दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है चैनल पे, जिसमें आपको करीब 10-12 क्लासेस कराई जा चुकी हैं इससे पहले। और ये दोस्तों 11वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 2 प्रकार की क्लासेज आपको चैनल पे कराई गई हैं, जो कि टॉपिक वाइज हैं कुछ क्लासेज, और कुछ क्लासेज दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से कराई गई हैं, जिसमें सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस कराए जाते हैं, या उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस हैं जिनके इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो सभी क्लासेस दोस्तों मोस्टली 10-12 मिनट्स की हैं। बहुत ही कम समय में आप चैनल पे विजिट करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। और आपसे एक अनुरोध है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो उसे नोट कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों एसएससी के ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, या फिर निर्वात में? तो आप सभी को पता होगा निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि का संचरण होने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए निर्वात ऐसा स्थान होता है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि का संचरण ऐसे माध्यम में नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1837 में, 1852 में, 1854 में, 1880 में? आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1854 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, या काला सागर? तो जॉर्डन और दोस्तों इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? तो ये है दोस्तों मृत सागर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मृत सागर की दोस्तों ये लवणीय पाया जाता है, लवणीय होता है, इसकी लवणता बहुत अधिक होती है। लवणीय जल यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों मृत सागर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी? मीन्स दोस्तों पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? वाराणसी में, कराची में, इलाहाबाद में, मुंबई में? तो पहली डाक टिकट जारी की गई थी कराची के अंदर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, या आयनमंडल? तो पृथ्वी से जो सबसे दूर की दोस्तों परत होती है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो सबसे नीचे की परत होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? सबसे पास की क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर दोस्तों समताप मंडल स्थित होता है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डो जोन्स है, क्या है डो जोन्स? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर बाजार का सूचकांक होता है उसको डो जोन्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने जो पद था दोस्तों उपराष्ट्रपति का उससे उसने त्यागपत्र दे दिया था? डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऐसा किसने किया था दोस्तों? बीबी गिरी ने किया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? ह्वेनसांग आया था, आप सभी को पता होगा, जो कि करीब 12 वर्षों तक दोस्तों यहाँ पे रहता है। और इसके स्वागत में दोस्तों जो कुंभ था उसका आयोजन किया था किसने? 2 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हर्षवर्धन के द्वारा।
और इसको जो ह्वेनसांग था, इसको यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता था। यात्रियों में राजकुमार कहा गया है, यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित इसे कहा जाता था। आप इतना नोट कर लीजिएगा। इसकी एक पुस्तक है दोस्तों, सी यू की। कौन सी पुस्तक है? सी यू की दोस्तों किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग के द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, तूफानी मौसम का, अत्यधिक शीतल या वर्षा वाले मौसम का? तो वायु दाब में अचानक यदि कमी आ जाए तो ये किस चीज़ को सूचित करता है? तूफानी मौसम को सूचित करता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? उत्तरी ध्रुव महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला कौन सा महासागर है? इसमें से प्रशांत महासागर आपको पता है सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर आप जानते हैं, कुरियर के लिए दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का शुभारंभ कब किया था? तो ये किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 1986 के अंदर। और 1986 में आप याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो आया था दोस्तों, वो भी कब आया था? 1986 में ही आया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और कुरियर जो डाक सेवा थी उसका भी शुभारंभ किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे उच्चतर गति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों के लिए होती हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे दोस्तों क्या होती हैं? उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रव्य क्या होता है और अपश्रव्य, 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, जिसमें होती हैं श्रव्य, आपको बता दें, आप नोट कर लीजिएगा, और अपश्रव्य होती है, इनकी रेंज होती है दोस्तों, और पराश्रव्य होती है। कौन सी? पराश्रव्य। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है दोस्तों तरंगे, उनको श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। और अपश्रव्य दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अपश्रव्य कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो मनुष्य जो है वो श्रव्य तरंगों को 20 से 20,000 के मध्य सुन सकता है। बाकी दोस्तों पराश्रव्य और अपश्रव्य, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो होते हैं वो इनको सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से या फिर धातु से? एकॉस्टिक विज्ञान क्या होती है? एकॉस्टिक विज्ञान है दोस्तों ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो सारगैसो के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है? 3 दोस्तों इसमें से सही हैं, एक ऐसा है जो सही नहीं है। तो दोस्तों यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, ये सही नहीं है कथन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों ए, बी और डी ये तीनों आपके सही हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या इनमें से कोई नहीं? वह कौन सा उपकरण होता है जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए उपयुक्त है दोस्तों, उसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका 20 का दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ना कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो इसमें से एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु दोस्तों पद पर रहते हुए हुई थी कार्यकाल के समय। तो वो कौन से हैं? कृष्णकांत जो है दोस्तों, उनकी मृत्यु हुई थी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हांगकांग, सिमेक्स, डो जोन्स, निक्की। टोक्यो में कौन सा दोस्तों इसमें से स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? निक्की जो है वो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है? जापान का है, टोक्यो में स्थित है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान पर, सागर तल में या धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर? तो सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से निर्विरोध नहीं चुने गए थे। इसमें से एक ऑप्शन मिस हुआ है यहाँ, आप एक ऑप्शन अपने आप जोड़ लीजिएगा, सी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे आप के.एन. नारायण को जोड़ लीजिएगा। एक और अपनी तरफ से हम लिखे दे रहे हैं, के.एन. नारायण। ये दोस्तों ऑप्शन अपने आप जोड़ लीजिएगा आप। सी ऑप्शन छुटा है जिसकी जगह पे मैंने लिख दिया है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, नहीं चुने गए थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ये भी निर्विरोध चुने गए थे, एम. हिदायतुल्लाह भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये भी निर्विरोध हो चुके हैं दोस्तों। और इसमें से तो राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो मैंने लिखा है दोस्तों, के.एन. नारायण को जो है निर्विरोध नहीं चुना गया था। बाकी ऊपर के दोस्तों तीनों राइट हैं, तीनों को निर्विरोध ही चुना गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन, एम. हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे दोस्तों वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति भी बनने का गौरव इनको प्राप्त है दोस्तों। सेकंड राष्ट्रपति भी बने थे भारत के। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध चुना गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप। 1977 के अंदर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, किसको? नीलम संजीव रेड्डी जो थे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, इनको दोस्तों चुना गया था निर्विरोध। 2 बार ये चुनाव लड़ते हैं लगातार, और पहली बार में इनको हार होती है इनकी, और फिर दूसरी बार ये दोस्तों निर्विरोध चुने जाते हैं। भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, इसको भी आप याद रखेंगे, 6वें राष्ट्रपति थे ये। और सबसे एक क्वेश्चन और बनता है इनसे दोस्तों, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति पद का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे दोस्तों, रह चुके फर्स्ट मुख्यमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा जो पुलकेशन द्वितीय था उसको किसने पराजित किया था? उसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ये दोस्तों कौन सा वंश का था? पल्लव वंश का। जो पल्लव वंश था दोस्तों, पल्लव वंश का ये शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को हराया था। और पुलकेशन ने दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के तट पर। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। पूछा जाता है किस नदी के तट पर? नर्मदा के तट पर हराया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर से कार्य किया जा सके। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।